हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? ओके, सो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो कि जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। नहीं, बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है। इसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने एक परिवेश के साथ बढ़ा या घटा सकते हैं और ये जन्म के साथ ही निर्धारित नहीं होती है। ये हम जन्म के बाद भी इसमें हम बहुत सारा अगर हमको अच्छे परिवेश मिले तो हम इसे बढ़ा सकते हैं और इसमें हम अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बुद्धि एक मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई यंत्र नहीं है मेरे भाई जो आप बुद्धि को एक सटीक रूप से माप सके। आप एक बुद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने तेज हैं या कितने कम तेज हैं, वो एक आईक्यू टेस्ट होता है, पर इससे आप एक सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक सटीक रूप से, तो यहाँ जो बोला गया है एकदम सटीक रूप से, ये गलत है। ठीक है, आप सटीक रूप से नहीं बता सकते हैं, आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो सटीक रूप से बता सके कि आपकी कितनी बुद्धि है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक ऐसा नहीं है। बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं और ये बहुत चीज़ में डिपेंड करता है। ये बुद्धि सिर्फ एक ही चीज़ में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ, बुद्धि एक बहुआयामी है। बोलते हैं कि बुद्धि सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती है, बुद्धि बहुत तरह की होती है। कोई किसी का लॉजिकल फैक्ट बहुत अच्छा होता है और वो लोग साइंस और मैथ में बहुत तेज होते हैं, लेकिन कोई एक्टिंग करने में, कोई गाने में अच्छे होते हैं, और कोई बहुत बहुत सारे डिफरेंट तरह की बुद्धि होती है कि किसी की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि बुद्धि के बहुत ही सारे प्रकार हैं। ठीक है, बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार नहीं है कि आप सिर्फ मैथ और साइंस में अच्छे हैं तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है। आप दूसरे बुद्धि में शायद हो सकते हैं कि कमज़ोर हों। ठीक है, आप हो सकता है कि आप पोइट्री लिखने में या कुछ लैंग्वेज में आप उसको इमेजिन या अच्छी तरीके से पोइट्री को क्रिएट करने में कमज़ोर हो। तो बुद्धि बहुत तरीके की होती है और बुद्धि के बहुत आयाम हैं और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो मेरा जो चौथा आंसर है वो सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों में के बारे में सोचती है। यानी कि एकाधिक मतलब होता है कि एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे वो बहुत तरीके से सॉल्व करती है और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, उसके अपने होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अवधारणा पे आधारित होते हैं उनके जो समाधान होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ये जो गुण है ये क्या है? सृजनात्मक विचारक है। जो मेरा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। ये क्या है? सृजनात्मक है, क्योंकि आप एक समस्या को 2-3 तरीके से सॉल्व कर रहे हो और 2-3 तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी अवधारणा पे आप मेन चिंतन करेंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है आपको दूसरे के बारे में भी जानना चाहिए। अभिसारिक विचारक मतलब होता है कि आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं, आपको बस एक आंसर पाना होता है। जैसे आप क्विज क्वेश्चन करते हैं तो क्विज क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक आंसर देना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और इसमें आप कोई क्रिएटिव थिंग या कोई उसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आप सिर्फ आंसर के बारे में हाँ या ना जानते हैं। तो ये एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब मैं बताता हूँ रिजिड थिंकिंग। रिजिड मतलब होता है कठोर, जिसकी सोच को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो अपने सोच पे एकदम अडिग रहता है कि हाँ मेरा सोच सही है, दुनिया गलत है। तो इस टाइप के जो थिंकिंग होते हैं वो रिजिड थिंकर होते हैं, जो कि बहुत कठोर टाइप के सोच टाइप के होते हैं। आप बोल सकते हैं कट्टर सोच वाले। ठीक है, जो अपने आप को सही मानते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं वो लोग।
सिर्फ अपने ही तरफ से वो सोचते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रिजिड थिंकर। अब बोलते हैं ईगोसेंट्रिक थिंकर। ईगोसेंट्रिक थिंकर वो होता है जो अपने आप को हमेशा केंद्र में रखता है, आत्म केंद्रित विचारक, जो अपने आप को केंद्र में रखेगा और वो सिर्फ हर चीज़ को अपने से जोड़ेगा। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो हमेशा अपने बारे में ही हर चीज़ को अपने से कनेक्ट करके वो सोचता है, तो उसे हम ईगोसेंट्रिक थिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पढ़ाने और सीखने के दौरान वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अगर कोई आप पढ़ाने के दौरान अगर कोई एक ऐसा समूह है जो जिसकी सहभागिता बहुत कम है क्लास में, हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं क्लास में, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या वो लोग कुछ चीज़ में भाग लेना नहीं चाहते हैं, वो लोग एकदम निष्क्रिय बने रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या तरीका अपनाएंगे कि वो लोग आपके पढ़ाई में ध्यान दें और वो बहुत सारी एक्टिविटी में भी अपनी सहभागिता निभाएं। ठीक है, तो बच्चों को, मेरा पहला ऑप्शन है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं है। आप बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि स्कूल छोड़ दो। ऐसी स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, आप जैसी स्थिति है वैसे ही स्वीकार कर ले। नहीं, आपको तो पढ़ाने के लिए बुलाया गया। इस विद्यार्थी से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता सुधारने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, ये पूरा सही है। और आपको अपनी शिक्षण पद्धति के बारे में सोचना चाहिए कि आप ऐसा क्या करें कि बच्चे सक्रिय हो जाएं और बच्चे आपकी हर एक क्रियाविधि, हर एक को एक्टिव रूल से एकदम अच्छे से वो फॉलो करे और अच्छे से आपने सीखे और उसकी सहभागिता आपके क्लास में बनी रहे। तो आप ऐसा एकदम नया नया रूल लाइए, नया नया एकदम इंटरेस्टिंग रूल लाइए, कुछ एक्टिविटी कराइए, कुछ ऐसे TLM से बच्चों को सिखाइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जिसमें बच्चे जो निष्क्रिय रहते हैं, जो सहभागिता नहीं लेना चाहते हैं, वो भी आपके साथ पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी मतलब होता है जिसमें कि सभी तरह के बच्चे आते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं या जो लिख नहीं पाते हैं, जिसकी कुछ कठिनाई होती है, तो वो नॉर्मल बच्चे और जिसको थोड़ा से प्रॉब्लम होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, वो बच्चे भी समावेशी कक्षा में आते हैं। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। तो एक विशिष्ट योजना बोलते हैं मतलब पार्टिकुलर। जैसे एक बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर योजना बनानी होगी। ठीक है, आपको हर एक बच्चे के लिए एक अलग एक्टिविटी तैयार करना होगा, एक अलग योजना बनाना होगा, एक अलग लेसन प्लान बनाना होगा हर एक बच्चे के लिए पार्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई बच्चा देख नहीं पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई नॉर्मल है, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत कम तेज है। तो ये समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं और आपको सभी प्रकार के बच्चों को एक नए तरीके से हैंडल करना है और एक अलग तरीके से। तो आप इसको कैसे करेंगे। तैयारी नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, आपको तो तैयार करनी चाहिए, कभी कभी नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हाँ, आप पूरे एक्टिव रहेंगे अपने लेसन प्लान को लेके कि हर एक बच्चे को हम ऐसा लेसन प्लान दें जिसमें वो कुछ कर पाए और वो कुछ एक्टिवली वो चीज़ फॉलो कर पाए। तैयार होने के लिए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो सी आंसर है वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो पठन वैफल्य है, जो डायलेक्सिया है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं तो मैं देखता हूँ। अटेंशन ऑफ डेफिक डिसऑर्डर, न्यूनतम अवधान विकारक। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और ये फ्लुएंसी नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा 3 आंसर है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो यहाँ बच्चे ठीक रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, वो फ्लुएंट रूप से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिसेबिलिटी होती है। डायलेक्सिया है जिसमें
पढ़ने में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। पढ़ने में और लिखने में वो सक्षम नहीं होता है, पूर्णतया सक्षम नहीं होता है, उसे बहुत तरीके के परेशानी होती है। डिसकैलकुलिया में ये होता है कि आप मैथमेटिक्स में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने में या अंकों के बीच क्या संबंध है वो समझ नहीं आएगी, प्लस माइनस गुना भाग में आपको दिक्कत होगी। अगर ये दिक्कत है तो आप डिसकैलकुलिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसग्राफिया में ये होता है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये है लिखने का प्रॉब्लम। तो ये आप देख लीजिए, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है डिस्पैरेक्सिया, इसमें होता ये है कि आप बहुत चीज़ों के अंतर जो फिजिकली है, जो कि जैसे कोई अगर आपको बॉल फेंके तो वो कितने देर बाद कितने आप कैच करोगे, वो किस स्पीड से आ रही है वो आप नहीं समझ पाते हो। आप जूता का फीता बांधना नहीं समझ पाते हो, तो आप जो फिजिकली चीज़ जो हो रही है एक साथ उसको आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये इसका होता है। अब ये आपका जो सेंसरी है, जो आपके संज्ञान है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, मतलब आप बहुत अच्छी तरह से सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। आपको बहुत तरीके की परेशानी होगी। तो आपको इस तरह की अगर परेशानी है तो इस टाइप की है तो डायलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्पैरेक्सिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आपको लिख लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हम जानते हैं कि 4 अगस्त 2009 को एक हमारे RT राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाई गई थी और उसे इम्प्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या बोला गया था, व्यवहारवादी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि समावेशी में आप व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति की आवृत्ति। अब जो बच्चा लिख नहीं पा रहा है या जो बच्चा देखने में असक्षम है, आप उसमें सहानुभूति डालिएगा तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको सहानुभूति नहीं डालना है, आपको बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ये नहीं होगा। आप सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाने से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। आप बच्चे जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए अलग रूल बनाइए, एक पार्टिकुलर लेसन प्लान बनाइए और उस पर आप काम कीजिए। अधिकार आधारित मानवादी परीक्षा ये भी नहीं होगा। और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। हाँ, आप बच्चों के लिए कोई वोकेशनल एजुकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपना फ्यूचर को लेके परेशान ना हो, आप उस पर एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा चौथा होगा ये मेरा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैं आपको इसके बताता हूँ, इसका जो मेन नियम है आपको ये याद रखना होगा और ये आ सकता है क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही है। तो संविधान 86 के जो अमेंडमेंट एक्ट था, जो संशोधन अधिनियम था, उसके दौरान ये बनाया गया था और इसे 21A में जोड़ा गया है। और इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब वो कंपलसरी है और टोटली फ्री होगा 6 से 14 साल के बच्चे को, ठीक है। और ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, बनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। ये तारीख आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब बनाया गया, कब इसको बनाया गया 4 अगस्त 2009 को ये नियम बनाया गया और इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया RTE को, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। संरचनावादी ढांचा मतलब वो होता है कि किसी को आप क्रिएटिव बना रहे हो, ठीक है। तो इस जो क्रिएटिविटी सिखाने की जो प्राथमिक रूप से इसमें आप किस में बल देंगे? तो याद करने के लिए नहीं, आप मेमोराइज करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, क्योंकि आप उसमें एक क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। प्रबलन पर नहीं। प्रबलन मतलब होता है किसी को फीडबैक देना, तुम अच्छा कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, और किसी को हतोत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करना। अगर आप किसी को बोलते रहते हो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,
तो वो क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाता है। और अगर कोई ख़राब कर रहा है और उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो आप एक तरह से फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। तो फीडबैक वो होता है री इन्फोर्समेंट, और इसकी एक साइकोलॉजी भी है, मैं आपको बताऊंगा। और ये एक्वायर्ड थ्रो कंडीशनिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब होता है किसी के कॉन्सेप्ट को जान पाना, उसके बोधन करना, उसमें चिंतन करना, मनन करना, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे केंद्र करना, उस पे फोकस करना। तो ये जो चौथा होगा ये सही होगा कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जो संरचनावादी ढांचा है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा 18वां क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के बारे में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब होता है नेव थ्योरीज, सहानुभूत सिद्धांत, ठीक है। ये क्या होता है, अब देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है बच्चा के पास बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है। बच्चों के पास तो वो ज्ञान सीख रहे होते हैं, वो तो लर्नर होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। तो बच्चे के पास जितना ज्ञान होता है उतने ही ज्ञान से वो किसी के बारे में एक सिद्धांत बना देता है। जैसे मैं यहाँ एक पृथ्वी के बारे में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो भी बच्चा है वो पृथ्वी के बारे में यही सोचेगा कि पृथ्वी तो समतल है, क्योंकि उसे मैदान समतल दिखाई देता है, ग्राउंड समतल दिखाई देता है, जो भी रोड है या जो भी है वो तो समतल दिखाई देता है। तो जो भी आप बच्चा के माइंड में अगर हो तो बच्चा हमेशा सोचेगा कि पृथ्वी क्या है, समतल है, ठीक है, वो गोल नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी एक स्फेयर टाइप की आकार की है, लेकिन बच्चा तो हमेशा सोचता है कि ये समतल है। क्यों? क्योंकि वो अपने भोला सिद्धांत वहाँ पे बनाया हुआ है। इसे नेविव थ्योरीज को हम भोला सिद्धांत और हम सहानुभूत सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें वो उसके पास जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से वो किसी के बारे में सोच बना लिया, ठीक है। जितना ज्ञान है उसी के बारे में वो सोच बना लिया, तो उसे हम बोलते हैं नेव थ्योरीज, ठीक है। तो बच्चा अगर बच्चे के पास कम नॉलेज है तो वो सही बात है कि वो सही सिद्धांत नहीं बना पाएगा। तो इसमें हम शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, कैसे हम बच्चों को एक क्रिएटिव सोच दे पाएंगे, एक सही चीज़ बता पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए नहीं, बच्चों के इन सिद्धांतों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। बच्चों को दंडित नहीं, आप दंडित क्यों करेंगे? बच्चे के पास जितना ज्ञान है वो उसी के हिसाब से अपना एक सोच बनाया, तो वो तो कुछ गलत नहीं किया, तो आप इसमें कैसे दंड कर सकते हैं? बार बार याद करा के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए नहीं, आप सिर्फ याद करवा रहे हैं, आप उसका रीजन नहीं बता रहे हैं, आप फैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप लॉजिक नहीं बता रहे हैं कि ये पृथ्वी गोल क्यों है। बच्चा तो समझेगा पृथ्वी समतल है, उसने जितना नॉलेज है उतने हिसाब से अपना सोच बना लिया। तो आप बार बार याद करा के नहीं करेंगे। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। हाँ, आप अगर बच्चा किसी के बारे में अगर गलत सिद्धांत बना लिया है, गलत सोच बना लिया है, तो आप उसको आप बहुत सारा उदाहरण दीजिए, उसे आप बहुत सारा प्रमाण दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ठीक है। तो आप बच्चों को एक उदाहरण देके, एक प्रमाण देके आप बच्चों का जो सिद्धांत है वो आप सही रूप से बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में ये होता है कि हम बालक को केंद्र में रखते हैं। मेरा जो चाइल्ड होता है वो रहता है केंद्र में, और हम उसी के बारे में अपना लेसन प्लान बनाते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहता है? नहीं, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहता, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है। हाँ, ठीक है, बच्चों के जो अनुभव है उस पे हम काम करते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज कितना है, और उन्हीं के हिसाब से हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। याद करना ये नहीं है, मेमोराइज करने के लिए नहीं है, और योग्यता के आधार पर बच्चों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना। देखिए, वर्गीकरण हम कभी नहीं करेंगे। हम एक समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। समावेशी मतलब होता है सभी प्रकार के स्टूडेंट को हम एक कक्षा में रखेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम वह वर्गीकरण करेंगे, तो वर्गीकरण हमारा नेटिव वर्ड है और याद करना भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, संवेग मतलब होता है इमोशन, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप नॉर्मल हो। ठीक है, और संज्ञान मतलब होता है बुद्धि। तो एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप जब खुश रहते हो तो आपका माइंड भी अच्छा काम करता है, और जब आप सैड रहते हो तो आपकी बुद्धि भी उतनी अच्छी नहीं काम करती। आप जब स्ट्रेस में होते हो तो आपका सर दर्द करता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे किसी चीज़ में, आप अपना पूरा योग्यता, जो आपकी योग्यता है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमोवेन। ये मेरा तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा तीसरा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा और मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसा ही क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। सो आज के लिए धन्यवाद एंड बाय।